गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के साइंस का एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए आपको बताएंगे और इसका थ्योरेटिकल जैसे एसिड डिफिनीशन, बेस डिफिनीशन एंड साल्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, इन सब के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेशली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। पीएच क्या होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। लाल को नीला करता है लिटमस पेपर, यानी विलेन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका मतलब विलेन क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है? अधिक होता है। तो 7 से जब अधिक है तो इस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये भी 7 से, हमारा ये 7 से अधिक है। तो हमारा जो विलेन होगा उसका पीएच संभवतः क्या होगा? 10 होगा। समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम होता है वो क्षार का होता है और नीला को लाल करना अम्ल का होता है। यहाँ लाल लिटमस को नीला करता है तो क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, अम्ल का 7 से कम होता है और उदासीन का 7 के बराबर होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है राइट है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है और वो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो वो गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो अंडे का कवर है वो किससे क्रिया करता है? यानी अभिकारक, 2 अभिकारक होंगे तो इसमें कौन सा अभिकारक होगा? तो वो अभिकारक HCl होगा। क्यों? क्योंकि HCl से जब अंडे का कवर जो है क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अब मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ। अंडे का जो कवर है उसका एटॉमिक फार्मूला CaCO3 होता है और जब कोई भी एसिड से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो यहाँ पर अम्ल में केवल हमारा क्या है? HCl है, क्योंकि अम्ल वही होता है जो विस्थापनीय हाइड्रोजन देता है। इन सब में किसी में विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं है तो ये फिक्स है कि यही एसिड होगा। तो HCl। अब ये कन्वर्टिंग इनटू क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 गैस बनाता है जो चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कास्टिक सोडा का 10 ml विलेन हाइड्रोक्लोरिक का 8 ml विलेन को पूर्णतः उदासीन करता है। पहले तो ये जान लीजिए, जब भी कभी क्षार और अम्ल क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण बनता है और उस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो 10 ग्राम NaOH के लिए 8 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। तो अब आगे पूछा है यदि NaOH के विलेन को 20 ml कर दिया जाए, यानी पहले का क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो उसको उदासीन करने के लिए कितने ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए? तो ये मैथ जैसा क्वेश्चन है। 10 ml पर 8 लगता है तो 20 ml पर ये डबल हो जा रहा है, तो इधर वाला भी क्या होगा? डबल होगा। तो 8 दूना का क्या हो जाएगा? 16। इसको चूंकि इसलिए पर भी लगा सकते हैं और नहीं तो सिंपल सा समझिए, 10 ml के लिए 8 ml हाइड्रोक्लोरिक चाहिए तो 10 का क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। तो 20 ml के लिए डबल HCl चाहिए तो 8 ml का डबल करेंगे तो 16 ml हो जाएगा।
तो डी जो ऑप्शन है करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अपच क्या होता है? जब कभी हमारे स्टमक में खट्टा ढकार आने लगता है तो उसको हम अपच या अनपच बोलते हैं। तो अब क्या होगा, उसमें जो एसिड बनता है उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका? एंटी एसिड का। अब एंटी एसिड क्या है? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो हम लोग सोडा खाते हैं, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इसमें 4 यूनिट है। पहले ए यूनिट को लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि पहले हमको जो समीकरण बनेगा उसका शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद संतुलित करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम संतुलित समीकरण लिखेंगे तब शब्द समीकरण लिख लेंगे, उस तरह आसानी होगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोला है, अभिकारक में दो कंपाउंड को लेना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक। तो तनु का है या सांद्र का है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 और दानेदार जिंक हो या जिंक का चूर्ण हो उसका क्या होगा? Zn। अब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल है, इससे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा Zn, और सल्फेट का 2 निगेटिव और इसका 2 पॉजिटिव होता है तो SO4, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? निकल जाएगा। अब बैलेंस इसमें करना नहीं है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, इधर भी जिंक 1 और सल्फेट 1 टाइम। इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ होगा, ये सब आपको याद रखना होगा। इसका 2 निगेटिव होता है, इसका 2 पॉजिटिव, तो अगर इक्वल है तो दोनों खत्म हो जाता है, लिख देंगे। अब इसको शब्दों में लिखना है तो बस वही लिखना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्या चीज़ लिए हैं? दानेदार जिंक। तो दानेदार जिंक, अभिक्रिया का चिन्ह, और इसको क्या पढ़ेंगे? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट प्लस कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। यह हमारा ए क्लियर हो गया। अब बी पर चलते हैं। बी में भी क्या बोला है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से, तो H2SO4 और प्लस Mg। तो देखो कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स है तो अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसका भी क्या होता है? मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव और सल्फेट का 2 निगेटिव, दोनों इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा? MgSO4, और हाइड्रोजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसको शब्दों में लिखना है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो लिख देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम पट्टी और अभिक्रिया का चिन्ह, ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर चलते हैं सी को। सी में बोला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी, ये क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? HCl। तब ये क्या बन जाएगा? MgCl2। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ भी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सी में देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है तो H2SO4, और एल्युमिनियम चूर्ण या एल्युमिनियम का नाम लिया तो Al। H2SO4 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम कन्वर्टिंग इनटू क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। ये 3 वैलेंट एलिमेंट है और सल्फेट 2 निगेटिव, तो Al का 3 जो है सल्फेट पर जाएगा और इसका एल्युमिनियम पर, तो Al2 और SO4। अब ये 3 जो है दोनों एलिमेंट पर जाएगा, सल्फर पर और ऑक्सीजन पर, तो यहाँ SO4 थ्राइस हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इसको हटा देंगे। अब बैलेंस करिए, एल्युमिनियम यहाँ 2 टाइम्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, यहाँ सल्फेट आयन जो है 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, तो इधर 3 लिखेंगे। इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 6 टाइम हुआ जबकि इधर 2 टाइम है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जो है हमको शब्द समीकरण बनाने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 2 एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग इनटू, ये क्या है एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब जो है आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अब ए नंबर को मिटा रहा हूं। अब ये डी नंबर देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेतन, लौह का मतलब आयरन है तो यहाँ आयरन लिख ले रहे हैं, और प्लस HCl। ये आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये आयरन है, ये 2 निगेटिव होता है और 3 निगेटिव भी होता है। Fe2+, जैसे इसका Fe2+ का यूज करेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं फेरस, और Fe3+ का यूज करेंगे तो इसको पढ़ेंगे फेरिक। ठीक है ना, फिलहाल हम किसका यूज करेंगे 2+ का, फेरस का। तो ये 2+ हो गया, और ये क्लोरीन निगेटिव, क्योंकि क्लोरीन जो है हैलोजन वर्ग का है। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है। ग्रुप 17 के एलिमेंट के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको -1 कर दिए। तो ये क्या बन जाएगा FeCl2+। अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन गैस रूप में निकलेगा तो इसको अणु रूप में लिख लीजिए H2। अब बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यह बैलेंस इक्वेशन है। अब इसको शब्दों में लिखना है तो ये क्या है आयरन, आयरन का मतलब लौह रेतन लिख दीजिए, लौह चूर्ण या रेतन। और ये क्या है 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रिया करके क्या बना रहा है फेरस क्लोराइड या आयरन फर्स्ट क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, इसको आयरन फर्स्ट क्लोराइड भी लिख सकते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन
गैस। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सभी यूनिट ए बी सी डी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस प्रश्न में बोला है एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, परंतु इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, इसको क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है। तो पहले एल्कोहल का एटॉमिक फार्मूला C2H5OH, एथिल एल्कोहल ले लिए, और ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। दोनों ही कंपाउंड में हाइड्रोजन है परंतु एसिड नहीं है। तो एसिड का डिफिनीशन यही होता है कि वे यौगिक जिसमें विस्थापनी हाइड्रोजन होता है, यानी उसमें जब अम्ल का आयनीकरण करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज का आयनीकरण करते हैं तो उसमें हमको हाइड्रोजन आयन नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए इन दोनों कंपाउंडों को अर्थात एल्कोहल और ग्लूकोज को अम्ल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसको और समझा दें, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो। धारा का प्रवाह जो होता है दो चालकों पर होता है, यानी चालक 2 टाइप्स होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और दूसरा होता है आयनों के कारण जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसमें अम्ल में जो विस्थापनी हाइड्रोजन होता है उसके कारण धारा जो है प्रवाहित होता है। तो इसका एग्जाम्पल या क्रियाकलाप में अगर विलयन अम्ल होगा तो उसमें विद्युत बल्ब जो है जलेगा, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें आयन नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एल्कोहल और ग्लूकोज का आयनीकरण करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि अम्ल को आयनीकृत करने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अब सिद्ध करने के लिए क्रियाकलाप ले लीजिए। यदि विलयन अम्ल है तो धारा का प्रवाह जलेगा और ग्लूकोज या एल्कोहल में बल्ब नहीं जलेगा। ये स्पेशली बल्ब का ही नहीं है, कहने का मतलब एसिड है तो धारा का प्रवाह संभव है आयनीकृत अवस्था में, और ग्लूकोज एल्कोहल में नहीं होगा। इसी कारण से इसको हम
अम्ल की श्रेणी में नहीं रखते हैं, जबकि इसमें हाइड्रोजन है लेकिन विस्थापनी हाइड्रोजन नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला है आश्रित जल, आश्रित जल का मतलब डिस्टिल वाटर, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। देखिए आश्रित जल क्या होता है, ये उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। और इसमें धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि जब हम डिस्टिल वाटर को आयनीकृत करते हैं तो एक तो इसका विघटन नहीं होता है और हमको हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति नहीं होती है। जब आयनों की प्राप्ति नहीं होती है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके विपरीत वर्षा का जल जो है, जब बारिश की बूंदें हमारे वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। अब जब कार्बोनिक अम्ल का आयनीकरण करते हैं तो हमको हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाता है जो कि धारा के प्रवाह को सक्रिय करता है। आइए यहाँ समझते हैं। जैसे आश्रित जल है, आश्रित जल का अपघटन नहीं होता है, होता है इसका पीएच मान 7 होता है, इसमें इस धनायन नहीं होता है। जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके विपरीत बारिश की बूंदें जब वायुमंडल में आती है तो CO2 से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अम्ल जिसका आयनीकरण करने पर H धनायन की प्राप्ति होती है जो धारा के प्रवाह को सक्रिय करती है। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये जैसे जल की बूंदें हैं, वायुमंडल में आया, CO2 से क्रिया किया तो ये बन गया H2CO3। अब H2CO3 को आयनीकरण करेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन, तो ये जो धनायन है इसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह इससे पहले क्वेश्चन में बता दिए थे, दो तरह से होता है। एक इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और दूसरी तरह धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का अम्लीय, यहाँ व्यवहार छोटा था, व्यवहार क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का विघटन नहीं होता है। लिख देंगे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का विघटन नहीं होता है। अम्ल का विघटन नहीं होता है यानी वो हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होता है। जब तक जल के साथ विघटन नहीं होगा तो हमको हाइड्रोजन आयन मिलेगा नहीं और उसमें धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो इसका एक सेंटेंस में आंसर यही होगा कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का विघटन नहीं होता है। विघटन या हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को राइट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने एनसीईआरटी बुक से देखिएगा। इसमें दिया है कि 5 बिलियन ए बी सी डी ई है जिनके पीएच मान क्रमशः, देखिए बिलियन है, विलेन के यहाँ मान लीजिए बिलियन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और इनके पीएच 4, 1, 11, 7, 9 है। तो इसमें ए नंबर पूछा है उदासीन कौन बिलियन होगा जिसका पीएच 7 है यानी डी। बिलियन डी जो है क्या होगा, उदासीन होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है प्रबल क्षारी, इसमें प्रबल क्षारी 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल क्षारी होगा। तो सबसे अधिक पीएच मान किसका है, 11 का है। तो यहाँ प्रबल क्षारी पीएच वैल्यू 11 सबसे अधिक है और ये किस विलयन का है, सी का। तो आंसर सी हो गया। अब यूनिट सी का, प्रबल अम्ली, अम्ली किसे कहते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। जितना ही कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही काफी अधिक होगी, यानी पीएच मान घटा, अम्लीयता बढ़ा। तो सबसे पीएच वैल्यू किसका कम है, बी का। तो प्रबल अम्लीय विलयन होगा जिसका पीएच वैल्यू 1 है और इसका आंसर बी हो जाएगा। डी नंबर बोला है दुर्बल क्षारी अम्ल, दुर्बल यही बोला है ना, डी में दुर्बल क्षारी अम्ल, दुर्बल क्षारी यानी दुर्बल है और क्षार भी है। तो 7 से अधिक वाले सभी क्षार होंगे। तो 7 से अधिक वाले 2 हैं, कौन, 9 है और 11 है। तो 11 ज्यादा क्षारी होगा और 9 कम। तो सी के अपेक्षा ई क्या है, दुर्बल क्षारी है। तो लिख देंगे दुर्बल क्षारी कौन होगा, 9 और ये विलयन ई है। सॉरी, यह क्वेश्चन ई मैंने कर दिया, अब डी को यहाँ कर दे रहा हूँ। डी बोला है दुर्बल अम्ली। तो दुर्बल अम्ली किसे बोलेंगे, 7 से जो कम होगा। तो 7 से कम कौन है, 1 है और 4 है। तो 1 जो है ज्यादा कम है, तो 1 क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ली। सॉरी, ये दुर्बल अम्ली ना, तो देखिए यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया। दुर्बल अम्ली देखो 7 से कम होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, वो क्या होगा, अम्लीय होगा।
तो 7 से कम किसका है? 1 है और 4 है। तो दुर्बल बोला है। प्रबल अम्लीय कौन होगा? 1 होगा, और इससे थोड़ा अधिक कौन होगा? ये मतलब 1 जो है ज्यादा अम्लीय होगा, 4 कम होगा, तो कम वाला ही पूछा है। तो यहाँ 4 और 4 किसका मान है? इसमें देख लीजिए बिलियन ए का। इतना क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे के क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के क्वेश्चन को आप हमारा एसिड बेस एंड साल्ट के एक्सरसाइज पार्ट 2 में आप देख सकेंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, इसके लिए आप बुक में प्रश्न को देखिएगा। परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में, यहाँ मैं या आंसर लिख दे रहा हूँ। परखनली ए में HCl है, और परखनली बी में एसिटिक एसिड है। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता बराबर है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? देखिए, ये मान लीजिए एक परखनली यहाँ है, इसमें HCl है, और एक परखनली जो है यहाँ है, इसमें CH3COOH है, और दोनों में हमको मैग्नीशियम का एक पट्टी डालना है। तो जब मैग्नीशियम, चूँकि मैग्नीशियम का पट्टी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? HCl जब वियोजित होगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन बनेगा, और एसिटिक एसिड ये बनेगा निगेटिव प्लस H धन आयन। अब HCl क्या है? HCl जो है एक प्रबल अम्ल है। HCl प्रबल अम्ल है, जिसमें H धन आयन तथा Cl आयन अधिक मात्रा में बनेंगे, जिससे बुदबुदाहट अधिक होगी। इसके विपरीत यह क्या है? दुर्बल अम्ल है, जिससे हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में बनेगा, जिससे बुदबुदाहट कम होगा। यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे परखनली ए में HCl है, HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो जब इसका आयनीकरण होगा या विघटित होगा तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अधिक मात्रा में बनेगा, जिसके कारण मैग्नीशियम की पट्टी डालेंगे तो इसमें बुदबुदाहट अधिक होगी। और ये जो एसिटिक एसिड है, यह जो है दुर्बल अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन कम मात्रा में बनेगा,
तो इसमें मैग्नीशियम की वही पट्टी डालेंगे तो इसमें बुदबुदाहट कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए दूध का पीएच कितना है 6 है, और दही बन जाने पर दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। यानी पीएच का मान 6 है और दही बनेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी अम्ल ज़्यादा हो जाएगा। तो अम्ल ज़्यादा होगा तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। लिखेंगे दही का पीएच मान 6 से कम होगा, क्योंकि दूध से दही बनने पर लैक्टिक एसिड बनेगा, अर्थात अधिक अम्लीय होगा, और पीएच मान घटेगा। समझ गए होंगे, जितना खट्टा होगा, दही खट्टा होता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है, एसिड उतना ही प्रबल होगा। जितना पीएच मान कम होता जाएगा एसिड का मान जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो दूध का 6 था, लैक्टिक एसिड बना यानी उसकी अम्लीयता बढ़ी, अम्ल ज़्यादा बनने लगा, तो अम्ल ज़्यादा बनेगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब क्यों मिलाता है, क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है ताज़ा दूध का पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है बेकिंग सोडा, क्यों। और दूसरा क्वेश्चन में दिया है इस दूध को दही जमने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों। ताज़ा दूध का पीएच मान को 6 से बदलकर क्षारीय बना देता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन द्वारा समझा दे रहा हूँ। देखिए दूध का, ताज़े दूध का पीएच वैल्यू जो होता है 6 होता है। अब ग्वाले को क्या ज़रूरत होता है, दूध को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए। तो ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती है। एसिड अम्ल की मात्रा को रोकने के लिए हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटी एसिड क्या है, बेकिंग सोडा है, जिसको हम केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र क्या होता है NaSCO3। यानी बेकिंग सोडा को जब हम दूध में मिलाते हैं तो जो उसका पीएच मान 6 है वो 7 या 7 से ऊपर चला जाता है, यानी दही जमने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, और जो दूध है हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर उसको काफ़ी समय तक रख लेते हैं, यानी ठहर जाता है दूध जो है, काफ़ी समय तक रखा जा सकता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से। इसका रीज़न यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है लैक्टिक एसिड बनने की दर को कम कर देता है। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन है इस दूध को दही जमने में ज़्यादा समय क्यों लगता है। तो दूध से दही तभी जमेगा जब लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। चूँकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देने से जो लैक्टिक एसिड है
उसको दूध की क्षारीयता 6 से बढ़ जाता है पीएच मान। जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो दूध का पीएच मान 6 से बढ़कर क्षारी हो जाता है, और क्षारी विलयन जो है एसिड, लैक्टिक एसिड बनने का प्रतिरोध करता है, जिससे दही बहुत देर तक नहीं जम पाता है और हमारा दूध ठीक रहता है। इन कारणों से जो है ग्वाला, मिल्कमैन सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर वगैरह करते हैं या मूर्ति बनाने का निर्माण भी इससे होता है, तो इसको आर्द्ररोधी यानी नमी युक्त न हो ऐसे बर्तन में रखा जाता है। तो इसका सिंपल सा कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल या मॉइस्चराइज यानी नमी के संपर्क में आता है तो ये नमी और जल को अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, और एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। ये पूर्णतया जल को या नमी को अवशोषित करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। इसलिए कठोर जिप्सम न बनने देने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, जिससे यह कठोर जिप्सम का निर्माण न कर सके। इसको राइट डाउन भी कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ आंसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी या जल के संपर्क में आते ही उसको अवशोषित कर कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले मैं समझाना चाहूँगा, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई साल आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके डिफिनीशन पर चलते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण होता है, उस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार आपस में क्रिया करेगा, उस स्थिति में लवण और जल निश्चित रूप से बनेगा, और उसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और
जल बनाते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल पहला ले लीजिए, कोई भी क्षार ले लो, KOH, कोई एसिड ले लीजिए HCl। तो देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और OH और H आपस में संयोग करेगा तो जल बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, NaOH प्लस H2SO4। एक क्या है, OH है यानी क्षार है, और इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन है यानी ये अम्ल है। तो ये +1 होता है और ये -2, तो ये वाला इधर लग जाएगा, तो Na2SO4 और क्या बनेगा, +H2O। अब हम बैलेंस करना होगा, Na यहाँ 2 टाइम्स है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 हो गया, इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, जैसे CaOH ट्वाइस, ये बुझा चूना है जो कि क्षार है, बेस है, और एक नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, ये अम्ल है। तो कैल्शियम जो है 2 पॉजिटिव होता है और नाइट्रेट आयन है, तो माइनस वाला इस पे लिखा नहीं जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, नाइट्रेट का ट्वाइस हो जाएगा, तो CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। यह तो फिक्स है कि क्षार और अम्ल क्रिया करेगा तो लवण और जल ही बनाएगा। अब बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट जो है 2 टाइम्स है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब इसके अनेक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कोई एक एसिड ले लेना है और बेस ले लेना है, आपस में रिएक्शन करा देना है, प्रोडक्ट को दिखा देना है। ये जो क्रिया है उदासीनीकरण का क्रिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। धवन सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो डिटर्जेंट, साबुन और कांच के निर्माण में किया जाता है। कांच के निर्माण में करते हैं। उसके बाद धवन सोडा जो है, ये धवन सोडा बोरेक्स बनाने में किया जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। पहला उपयोग है एंटी एसिड के रूप में। इसका उपयोग कहाँ होता है, एंटी एसिड के रूप में। जैसे पेट में जो है खट्टा डकार आने लगता है तो उस समय हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं एंटी एसिड के रूप में, यानी एसिड बनने की क्रिया को रोकने के लिए। दूसरा जो है अग्निशामक यंत्रों में इसका
उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में मटर गलाने में या ब्रेड बनाने में उपयोग होता है। ये रहा दो उपयोग, धावन सोडा और बेकिंग सोडा का उपयोग। इस तरह इस प्रश्नावली के सारे एक्सरसाइज को मैंने कम्प्लीटली पूरा करा दिया। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, स्वतः समझ में आ जाएगा। अगर कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच।